नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस नॉट। वीडियो को लाइक भी कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर 18 मई की रात से दोबारा एक्टिवेट हो गया और जैसे ही एक्टिवेट हुआ है भारत एक्शन में आ गया है। भारत ने इकोनॉमिक वॉरफेयर छेड़ दिया पाकिस्तान के साथ और बिना बुलेट फायर किए पाकिस्तान को घुटनों पे ले आया भारत। IMF को भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान को आप एक पैसा भी नहीं दोगे लोन के नाम पे, और पाकिस्तान की IMF ने बेइज्जती अलग की है। ये वही IMF है जिसने $1 बिलियन दिया था अभी युद्ध के दौरान। इस बारी मोदी जी इतना नहीं बोले, इस बारी राजनाथ सिंह जी बोले हैं और भारत का मैसेज बड़ा पावरफुल गया। IMF ने इस बारी 11 शर्तें रख दी हैं जी पाकिस्तान के आगे और ये बोला है यदि भारत से आपकी टेंशन्स बढ़ती हैं तो आपका बेल आउट पैकेज और लोन डिस्बर्समेंट सारी मैं कैंसिल कर दूंगा, और यदि बेल आउट पैकेजेस ही कैंसिल हो गए तो पाकिस्तान लोन कहां से चुकाएगा। इनकी तो इकोनॉमी की पहली ऐसी तैसी हुई है। भारत और पाकिस्तान के 4 दिन के युद्ध के बाद जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व है वो $690 बिलियन के पार है, और बोला यह जा रहा है कि जिस पेस से भारत चल रहा है इस साल के अंत तक $700 बिलियन हो जाएगा, और अगले साल तो सिंगापुर के भी फॉरेक्स रिजर्व को हमारा फॉरेक्स रिजर्व बीट कर देगा जो कि 3rd नंबर पे है। फॉरेक्स रिजर्व में भारत गोल्ड, यूरो और डॉलर को होल्ड करता है जो कि बहुत बड़ी बात है। दूसरी ओर पाकिस्तान का तो फॉरेक्स रिजर्व है ही कोई नहीं। $15 बिलियन इनके पास पड़े हुए हैं, वो भी इन्होंने UAE से मांगे हुए हैं और सऊदी अरब से मांगे हुए हैं, चाइना से मांगे हैं, भीख मांग के कटोरा लेकर तो इकट्ठा किया होगा। ये तो इनके हालात हैं। ईरान जो कि FATF के ब्लैक लिस्ट में है उनके पास भी $24 बिलियन पड़े हुए हैं, इनसे ज्यादा। बांग्लादेश के पास $27 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व पड़े हुए हैं। इवन नेपाल के पास भी $18 बिलियन रिजर्व पड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान का तो फॉरेक्स रिजर्व है ही किसी काम का नहीं। ये क्या लड़ाई करेंगे, ये कहते हैं हम गजवाई हिंद करेंगे, ये कहते हैं हम सिंधु नदी में खून बहाएंगे, हम फलाना करेंगे, हम तो जज्बे वाली कौम है और लानत की कौम है। तुम रोटी खाने जगह तुम्हारे पास पैसे नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 की रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने IMF को देना $19.3 बिलियन। फॉरेक्स रिजर्व में पड़े हुए हैं इनके $15 बिलियन। ये पैसे कहां से दे IMF के? अब $15 बिलियन दिखाएंगे या सऊदी अरब को कहेंगे भीख में लोन दे दो, ये लोन दे दो। सऊदी अरब चलो ज्यादा से ज्यादा कितना दे देगा? $17 बिलियन। $17 बिलियन भी देगा तो भी $2.5 बिलियन कम है। ये हाथ ही खड़े कर देते हैं कि भैया हम नहीं दे सकते IMF को, कि हम 17 ही दे सकते हैं, $2.5 बिलियन हमारे पास नहीं देने को। तो IMF तो इनको डिफॉल्ट कर देगा, और जैसे इनको डिफॉल्ट करेगा इनकी स्टॉक मार्केट जो कि पहले ही किसी काम की नहीं है वो और क्रश हो जाएगी। इनकी स्टॉक मार्केट जो पॉइंट्स हैं वो तो 32,000 पॉइंट्स हैं। इससे ज्यादा पॉइंट्स तो नेपाल की स्टॉक मार्केट के 36,000 पॉइंट्स। इनकी तो कंट्री के अंदर और बेरोजगारी हो जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, महंगाई का कोई ठिकाना नहीं होगा, कंट्री डिफॉल्ट की तरफ चली जाएगी। अब $2.5 बिलियन होते क्या हैं? $2.5 बिलियन तो हमारी एक कंपनी कमा लेती है एक दिन में। हमारे यहाँ पे तो रोज इन्वेस्टमेंट हो जाती है इतनी, इनके पास $2.5 बिलियन नहीं, और ये बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं। अब इनकी फौज ने तो चूरन चुटाना पब्लिक को शुरू कर ही दिया हुआ है। जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि हमने भारत को जंग में हरा दिया। कभी मोहम्मद रिजवान आके बोलता है कि जी हमने हरा दिया, और शाहिद अफरीदी कभी निकल जाता है सड़कों पे रैली करता हुआ, देखो जी हमने भारत को जंग में हरा दिया, और झंडे लेके पीछे मोटरसाइकिलें लगा लेता है, यानी कि एजेंडा चल रहा है। फेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है, फेक राफेल क्रैश दिखाया जाता है, और फेक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि जी हमने भारत की जो पायलट है शिवानी सिंह को अरेस्ट कर लिया। और इकोसिस्टम इनका काम कर रहा था क्योंकि इन्होंने अब अपनी पब्लिक को चूरन चटा दिया अगले 50 साल के लिए। अब आम आदमी बेचारा क्या करे? मां आम आदमी को तो फौज के नीचे दब के रहना ही रहना है, क्योंकि इनकी फौज ही कंट्रोल करती है पाकिस्तान को। इनके फौज के अपनी फैक्ट्रियां हैं, इनके अपने बैंक हैं, बड़े बड़े बंगले हैं सऊदी अरब में, अमेरिका में, ब्रिटेन में। तो इनकी फौज को थोड़ी देश से लेना देना। अब IMF जो है पाकिस्तान के अंदर 25 प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुकी है, 10 बारी लोन दे चुकी है पाकिस्तान को, वो डिफॉल्ट होने से बचा चुकी है। जैसे आज की हालत है ना पाकिस्तान के, 10 बारी पहले भी हो चुकी है। लेकिन जब भी IMF इनको लोन देता है तो ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है कि जो वहां का आम आदमी ना उसकी बेचारे की कमर टूट जाती है, वो किसी काम का नहीं रखता। IMF ही इनका बजट बनाता है। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जो कि लोगो लगाते हैं ना IMF का, वो बनाते हैं इनका बजट। अब जो कंट्री अपना बजट नहीं बना सकती वो कंट्री क्या खाक की सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री है? IMF डिसाइड करता है इनकी इलेक्ट्रिसिटी पे टैरिफ कितने लगेंगे। जो गैस से कमा रही है इनकी सरकार, उसका रिकॉर्ड IMF मांगता है, उसका भी कंट्रोल IMF के हाथ में है कि पाकिस्तान की सरकार कितना पैसा दे रही है वहां के लोगों को। एक ऐसी कंट्री है जिसको कंट्रोल ही IMF करता है। अब बाकी दुनिया तो इनको लोन देके राजी नहीं है,
चाइना पहले इनको मदद कर देता था, लेकिन चाइना भी अब बड़ी रुक रुक के इनको मदद करता है, क्योंकि चाइना ने जब से इन्वेस्टमेंट किया ना सी पैक में, चाइना ने अन्य इन्वेस्टमेंट और भी किया है, तो चाइना घाटे में गया है। चाइना के लेबर भी मारे गए हैं वहां बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान के हाल तो वैसे ही खराब है। अमेरिका जरूर इनकी मदद कर सकता है, क्योंकि अमेरिका को लॉन्ग टर्म फायदा है। अमेरिका के लिए जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। अब जो 11 शर्तें आईएमएफ ने रखी हैं, उसमें से एक है फिस्कल, गवर्नेंस, सोशल, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल, एनर्जी सेक्टर, ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और डीरेगुलेशंस। अमेरिका चाहे इनको सपोर्ट करता रहे, चाइना इनको सपोर्ट करता रहे, लेकिन मोदी जी इनको ठोकेंगे। अभी कहा यह जा रहा है 1-1.5 साल के अंदर ये डिफॉल्ट हो जाएंगे, लेकिन भारत ये चाह रहा है 25 एंड में या 26 की स्टार्टिंग में ये डिफॉल्ट घोषित हो जाए। अब पाकिस्तान को जिस जिसके ऊपर घमंड था, टर्की के ऊपर, चाइना के ऊपर, सारे के सारे एक्सपोज हो रहे हैं। टर्की के बाइख्तियार ड्रोन्स एक्सपोज हो गए पूरे के पूरे। भारत के S-400 और आकाश सिस्टम ने ऐसे उड़ाए जैसे खिलौने को उड़ाते हैं। लानत भेजी इनके ड्रोन्स के ऊपर, और पूरी दुनिया ने देखा है इनके ड्रोन्स का जो तमाशा है। चाइना के वेपन्स एक्सपोज हुए, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोज हुआ, और अफ्रीका से ऑर्डर तक आने कैंसिल हो गया चाइना को। IMF जो इनको लोन दे रहा था, उसने इनके ऊपर से हाथ उठा लिया, तो इनको चपेटे पड़ रही हैं चारों तरफ से। फाइनेंशियल क्राइसिस से तो इनको मार पड़ ही रही है, इनके इंटरनल क्राइसिस भी अब शुरू हो गए हैं। बलूचिस्तान के अंदर मूवमेंट चल रही है, सिंध के अंदर मूवमेंट अलग चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मूवमेंट चल रही है, सारे आजादी मांग रहे हैं। परसों रात को ही सिंध के अंदर एक अज्ञात आदमी आता है, वो नामे किरामी जिहादी है सिंध के अंदर, जिसका नाम है अबू सैफुल्लाह, उसको गोली मार देता है, और उसकी लाश पड़ी है, कुत्ता पड़ा होता है ना सड़क पे, ऐसे पड़ा हुआ है। ये नहीं पता लगा ना वो कोई ड्रोन अटैक में मरा है, ना उसको किसी आर्मी ने मारा है, ना किसी पुलिस वाले ने मारा है। बोलने में ये आ रहा है कि आपस में 2 जिहादी गुट थे, सुन्नी आपस में लड़ पड़े और किसी ने एक को मार लिया। ये तो यही बोलेंगे रा की साजिश है, इंडिया की साजिश है, एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हैं। अब ये अबू सैफुल्लाह वही जिहादी है जिसने भारत के ऊपर कई अटैक करवाए हैं। रामपुर के BSF हेडक्वार्टर के ऊपर उसने अटैक करवाया, RSS हेडक्वार्टर के ऊपर इसने अटैक करवाया, बेंगलोर के अंदर इसने काफी अटैक करवाया। तो आज एक कुत्ते की मौत मारा गया, सड़कों के ऊपर इसकी लाश गिरी हुई थी, और पाकिस्तान में लाखों की तादाद में सड़कों पे इसको सम्मान दिया जा रहा है, पाकिस्तान का झंडा इसके ऊपर रखा जा रहा है। वहां पे एक जिहादी को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है। ये ना पहले बड़ा मजाक उड़ाया करते थे भारत का कि हमारे पास तो इतने मुजाहिद हैं कि हम सालों साल भारत में भेजते रहेंगे, और तब तक भेजते रहेंगे जब तक गजवाई हिंद नहीं हो जाएगी। आज तुम्हारे जिहादी को मार रहे कुत्तों की तरह। जिहादियों से सिंध प्रांत भी डिस्टर्ब है। वहां पे सिंध एक स्टेट है पाकिस्तान के अंदर, वहां पे सिंधु देश की आजादी चल पड़ी है। वो कह रहे हैं हमें आजाद करो, हमें पाकिस्तान से नहीं रहना, हम इन जिहादी नेटवर्क से तंग आ चुके हैं। अल्ताफ हुसैन तो काफी टाइम से वहां मूवमेंट चला रहा है। पाकिस्तान की जो मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन है वो इसी सिंध इलाके में रहती है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं जी अपने खेतों में, और यहाँ पर जो ट्रैक्टर का हम सामान लेने के लिए गए थे वो लेकर हम फिट कर रहे हैं। तो आप लोगों के सामने था अभी कुछ भाई कह रहे थे कि आप झूठ बोलते हो। यार हम झूठ नहीं बोलते, हमारे जो बर्तन है वो अलग रखे जाते हैं। किस तरीके से वहां पर पड़े हुए थे, मिट्टी से भरे हुए थे, और हमने लिए पानी में पानी डाला, उसमें हमने अपने हाथों से धोया और फिर पानी पिया। यानी पानी पीने की जीभ भी नहीं कर रहा था, लेकिन बस मजबूरी थी, प्यास लग गई थी, थोड़ा सफर था ना, तो हम गए थे ना, तो फिर बहुत ज्यादा गर्मी है एक ऊपर, तो ठीक है, तो फिर हमने भाई मजबूरी से पानी पी लिया वहां पर धो करके। लेकर पानी पीने के लायक वो गिलास थे नहीं, हालांकि इतनी मिट्टी पड़ी हुई थी। फिर 50-50 रुपए दिए उन्हें एक गिलास का, और फिर हमने धोकर जो है वो हाथ भी नहीं लगाते, पड़े रहते हैं भाई, हाथ भी नहीं लगाते ये लोग ना। फिर हमने छापर में डालकर जो ऊपर लटका दिए, ठीक है। कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहना चाहता हूँ हमारी इतनी इज्जत है भाईजान। हाँ इज्जत है, देख लो बहुत इज्जत है हमारी। ये आपके सामने थी जो इज्जत थी, आपके सामने थी। और क्या कहेगा? और हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम बहुत शर्मिंदा है यार। शर्मिंदा आप नहीं है भाई। हाँ भाई कह रहा हूँ बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि देख लो भाई इतना यानी कि बुरा बिहेवियर हमारे साथ करते हैं ना, तो मजबूरी है, रह रहे हैं, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। और जी अपना काम करते हैं जी, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। और हर साल वहां पे हजारों की तादाद में हिंदू लड़कियों को उठा के गुड्डे किसी जिहादी से शादी कराई जाती है और इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है। मियां मिट्ठू नाम का एक आदमी है जो वहां पे एक एक्सेस चला रहा है। मंदिरों पे वहां पे आए दिन अटैक होता है, होली दिवाली के त्योहारों पे अटैक होता है। अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट वो भी भारत आई है, दोनों में बैठ के बड़ी खुफिया बात हुई है, जिससे पाकिस्तान बड़ा परेशान है। अब भारत और पाकिस्तान का तो इंडस वाटर ट्रीटी है, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान को तो ऐसा कोई जल समझौता नहीं है। अफगानिस्तान प्लान ये कर रहा है कि जो पानी अफगानिस्तान से पाकिस्तान को आता है वहां अफगानिस्तान डैम बनाए और पाकिस्तान को पानी ना आए, और वो पानी जाता है सिंध के अंदर। अब
जब डैम बन जाएंगे तो इनके सिंध में भी पानी आना बंद हो जाएगा। सिंध में तो पहली पानी की कमी है। इधर से भारत स्ट्राइक करेगा, इधर से अफगानिस्तान स्ट्राइक करेगा। सिंधु लोग कह रहे हैं हमें आजाद करो, हमें नहीं रहना इनके साथ। अब कुछ लोग ना मोदी जी से बड़ा नाराज हैं। यार ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अच्छा भला चांस था, हम पीओके ले सकते थे। ऑपरेशन सिंदूर का ये मोटिव नहीं था पीओके लेना। ऑपरेशन सिंदूर का मोटिव था जितने भी इनके जिहादी ठिकाने हैं उनको तबाह करना, इनके एयरबेस तबाह करना, इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह करना। वो भारत ने सब कर दिया है। भारत दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था है और जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व है वो $700 बिलियन के करीब है। स्टार्टअप्स हमारी कंट्री में आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारी कंट्री में बढ़ी है। पाकिस्तान के पास क्या है खोने को? पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है खोने को। इसी के तहत कल हमारी मिलिट्री ने रिवील किया ना कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल फेंकी थी जो कि न्यूक्लियर लेवल की मिसाइल है। अब उसका जो वॉर हेड था वो न्यूक्लियर वॉर हेड था या फिर कन्वेंशनल वॉर हेड था, ये तो बाद में पता लगेगा। ये तो भारत पेशेंस वाला कंट्री था जो भारत ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। यदि ऐसा काम पाकिस्तान ने यूक्रेन, रशिया या फिर अमेरिका के साथ किया होता तो रिजल्ट आज कुछ और ही होता। भारत के पास पीओके आ जाएगा क्योंकि पीओके के लोग खुद इंतजार कर रहे हैं कि भारत की आर्मी पीओके के अंदर एंटर हो। वो तो फूल लेके इंतजार कर रहे हैं। गिलगित बल्टिस्तान के जो लोग हैं वो है शिया, जिनको बोला जाता है निरपक्ष कम्युनिटी। वहां पे तो वैसे ही बड़ा जुल्म है जो पाकिस्तान आर्मी उन पे करती है। वहां पे ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना सही सड़कें हैं, ना पीने को पानी है। यदि वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लगे हुए हैं, उसको भी पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल करती है। पाकिस्तान के जो अफसर गिलगित एरिया है उसके ऊपर कब्जा करी जा रहे हैं और वहां घर बनाई जा रहे हैं और वहां के जो लोकल लोगों का जो एरिया उसको खाई जा रहे हैं। बिजली वहां के लोकल लोगों को फ्री में मिलनी चाहिए, उनको दुगने रेट में मिल रही है। कश्मीर से बिजली पैदा हो रही है, जा रही है पाकिस्तान पंजाब में, वहां सस्ती मिल रही है। जहां पैदा हो रही है वहां महंगी मिल रही है। तो लोग तो वहां के वैसे बड़े तंग हैं। यदि मोदी जी वॉर आज कर भी देते ना और पाकिस्तान को ठोक भी देते, पीओके ले भी आते, यहाँ के फिर लोग सेटिस्फाई ना होते, बोलते यार मोदी जी ने तो बड़ा गलत किया, यार लड़ाई में क्या पड़ा था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, यहाँ तो बेरोजगारी खराब हो गई, भारत को तो बड़े पीछे ले आए, इससे अच्छा तो कांग्रेस पार्टी थी, ये मोदी ने क्या किया, जंग करने की जरूरत थी। क्योंकि यहाँ के लोग संतुष्ट होते ही नहीं। जो सरकार करेगी उसके खिलाफ इन्होंने बोलना ही बोलना। पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करने वाला था तभी ट्रंप का फोन आया था मोदी जी को। उसके बाद ही ब्रह्मोस मिसाइल फेंक के न्यूक्लियर स्टेशन इनके तबाह किए थे। पीओके के चक्कर में वो आधे भारत की बलि नहीं दे सकते। पाकिस्तान को तो आईएमएफ की मार पड़ गई। अब बलूचिस्तान फ्रंट खोल लेगा लड़ाई का पाकिस्तान आर्मी के साथ, सिंधु देश खोल लेगा, ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। पीओके अपने आप आ जाएगा। जो ईरान के शिया हैं वो अलग ठोकेंगे इनको। जिस काम के लिए ऑपरेशन सिंदूर का प्लान बनाया गया था वो काम हमारी सरकार ने पूरा किया है। और पीओके के अंदर खाली पाकिस्तान आर्मी नहीं बैठी, वहां चाइनीज आर्मी भी बैठी है। 12-13 दिन की प्लानिंग करके यदि हमारी आर्मी अंदर घुस जाती है तो वहां हमारी आर्मी फंस भी सकती है। तो हर चीज की स्ट्रेटेजी बना के ही किया जाएगा। और जून जुलाई अगस्त तक विदाउट फायरिंग अ बुलेट चांसेस ये है कि पीओके को लिया जाए। बिपिन रावत जी कहते थे ना हमें 2 फ्रंट पे लड़ना है। 2 फ्रंट पे तो हम लड़ ही रहे हैं, पाकिस्तान से और चाइना से। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या देश के हर एंटी नेशनल एक्टिविटी में पाए जाते हैं। शाहीन बाग में जब दंगे हुए थे सीए को लेके, सड़कें इन्होंने जाम की थी, पत्थरबाजी इन्होंने की थी। वक्फ बोर्ड का जब प्रोटेस्ट हो रहा था बंगाल के अंदर, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर इन्होंने चलाए थे। ऐसा स्लीपर सेल ये काम करते देश के अंदर। दुश्मन के ये इन्फॉर्मर्स हैं। लव जिहाद के अंदर इनका नाम आता है, तो इनको निकालना बहुत जरूरी था। सरकार ने 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या इनको देश से बाहर निकाला जाए। अब एक गैंग है ना जो इनको प्रोटेक्ट करता है, उनमें से एक गैंग चला गया सुप्रीम कोर्ट के बाद। जब प्ली लगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट को बोला कि देखो जी भारतीय सरकार तो रोहिंग्या पे जुल्म बड़ा कर रही है, कुछ रोहिंग्या को तो समुद्र में फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कहानी बहुत अच्छी है, किसी और को जाके सुनाना। भारत कोई धर्मशाला नहीं है और अब इनको 30 दिन के अंदर डिपोर्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना साफ फैसला सुना दिया। मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट से एक नेशनलिस्ट कमेंट आया बाहर। यूनियन गवर्नमेंट ने अल्टीमेटम दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये स्टेप उठाना है। ना ही केवल स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल को, असम राइफल के डायरेक्टर जनरल को, कि कोई भी बांग्लादेशी रोहिंग्या दिखे उसको आइडेंटिफाई करो और उसको निकालो यहां से। पुलिस वेरिफिकेशन 30 दिन के अंदर अंदर होगी तो ठीक है, यदि पुलिस वेरिफिकेशन 30 दिन में नहीं हुई तो भी इनको डिपोर्ट करो। अब रिफ्यूजी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, कोक्सी बाजार है बांग्लादेश के बिल्कुल नीचे म्यांमार के पास।
जितने भी रोहिंग्या हो ना उनको वहां भेजा जाएगा डिटेंशन सेंटर में। अराकान आर्मी कह रही है भारत को आप रोहिंग्याओं भेज दो, हम इनको रखने के लिए तैयार हैं। यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पे, तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जा रही है ताकि इनकी जल्द से जल्द धरपकड़ की जाए। ऑर्डर्स दिए गए हैं जल्द से जल्द इनको पहचानो, क्रेडेंशियल देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको डिपोर्ट करो। अमित शाह जी ने तो फरवरी में बोल ही दिया था कि जो भी इन रोहिंगी बांग्लादेशियों के जाली आधार कार्ड बना रहा है, पासपोर्ट बना रहा है, उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और ऐसा नेक्सस पकड़ा भी गया था। अब नया लॉ जो है ना डिपोर्टेशन को लेके, वो बहुत इंप्रेसिव है। पहले डिपोर्टेशन का कोई टाइम पीरियड नहीं होता था। अब साफ सीधी सी बात है, जो बंदा पकड़ा गया है वो क्लेम कर रहा है ना कि मैं उस इलाके का हूं, या तो उस इलाके की पुलिस को 100% रिपोर्ट देनी पड़ेगी भैया जो बंदा क्लेम कर रहा है सही कर रहा है, या उस बंदे को क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, नहीं तो बंदा डिपोर्ट होगा। उस टाइम तक उसको 30 दिन होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा, और होल्डिंग सेंटर बनेंगे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पे मानव अधिकारों का ख्याल रखा जाएगा। क्रेडेंशियल्स 30 दिन में मिल गए ठीक है, नहीं तो फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है उसको डिपोर्ट कर देगा। धरपकड़ तो अब शुरू हो ही गई है भारत के अलग अलग हिस्सों में। गुजरात के अंदर सूरत और अहमदाबाद से 6,500 रोहिंग्या और बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। राजस्थान से भी 150 रोहिंग्या और बांग्लादेशी पकड़े गए हैं और उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। जम्मू से भी काफी पकड़े गए हैं और इनको निकाला गया है। जो इनका नेक्सस था ना वो चल रहा वेस्ट बंगाल से। यूनियन गवर्नमेंट की अब जो गाइडलाइंस आई हैं, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को तुम डिपोर्ट कर रहे हो ना, कि कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी तुमने हैंड ओवर किए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को, उसका एक रिकॉर्ड बनाओ। जितने भी ये डिपोर्ट किए जा रहे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी, पता नहीं है कौन से 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स यूज करते रहे हैं। किसी के पास जाली पासपोर्ट होगा, किसी के पास जाली आधार कार्ड होगा। कहा गया है कि जो इनका डेटा है ना उसको शेयर किया जाए UIDAI इलेक्शन कमीशन से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ। अगर ये फिंगरप्रिंट देने लगे ना इन फ्यूचर, तो पता लग जाए कि ये ऑलरेडी डिपोर्टेड है। तो इनके जो भी नए डॉक्यूमेंट्स बनने हैं वो भी कैंसिल किए जाएं, और जिनको बेनिफिट मिल रहे थे ना सरकार से 2,000 या 3,000 पर मंथ, वो भी बंद हो जाए। बांग्लादेशी और रोहिंग्या ये जितना भी लेबर का काम है ना इन्होंने अपने अंडर ले लिया है। इनकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई देश के अंदर। जितना ये प्लम्बिंग का काम है, सब्जी का काम है, आप देखोगे ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या ही है। कुछ तो सरकारी सुविधा उठा के फ्री सिलेंडर ले रहे हैं सरकार से, फ्री योजनाएं ले रहे हैं। तो सरकार का ये बहुत बढ़िया फैसला है कि जो 30 दिन के अंदर अंदर इनको उठा के बाहर भेजा जाएगा। जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, जो यहाँ पे पले पड़े, जिनकी यहाँ पे जिंदगी गुजरी, उन्होंने देश से गद्दारी की जी, भारत में रह के पाकिस्तान के लिए जासूसी की। और ऐसी पूरी लिस्ट सामने निकल के आ रही है। ऐसे ऐसे नमक हराम लोग भी हैं जिसको ये धरती पालती है। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ पाकिस्तान को ठोकना नहीं था बॉर्डर पे, मकसद ये भी था कि जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है उनकी धरपकड़ करनी। और ऐसों की लिस्ट सामने आ रही है। पहला जो गद्दार है उसका नाम है मोहम्मद तारिफ। ये हरियाणा नूह का रहने वाला है। 2018 में गया पाकिस्तान हाई कमीशन ये, और 3 से 4 बार ये पाकिस्तान जा चुका है। जब हाई कमीशन गया वहां ये से मुलाकात होती है आसिफ से। हाई कमीशन का जो बंदा है आसिफ, वो इसको बोलता है सिम कार्ड मुझे लाके दो तो मैं तुम्हें पाकिस्तान का वीजा लगवा के देता हूं। इसने सिम कार्ड लाके दे दिया तो इसका वीजा लग गया। उसके बाद इसकी मुलाकात होती है जफर नाम के बंदे इसके साथ, जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन में ही काम करता है। जफर इसको बोलता है कि तू और बंदे लेके आ, मैं वीजा लगवा के दूंगा पाकिस्तान का, और तुझे उसमें से आधी कमीशन दूंगा। कहानी यही नहीं रुकी, जफर इसे और लालच देता है कि अब तू एक काम कर, आर्मी का और अपनी एयरफोर्स के सीक्रेट प्लान्स जो है ना, उनकी मूवमेंट्स जो है वो हमारे साथ शेयर कर। इसने वो भी शेयर की। इसको लाखों रुपए का लालच दिया जाता है और ये पकड़ में आ गया उसके बाद एजेंसीज के। पहले आप ये वीडियो देखो, ये बोलता क्या है। मेरा नाम तारिफ है, सन ऑफ हनीफ, विलेज कांगर का, तहसील तावड़ू में हूँ। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीजा के लिए। तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फॉर्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा। उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पे बताऊंगा और फिर आना, फिर वीजा दूंगा, इतने वीजा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया
घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर तो वीजा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीजा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो उससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। तो मैं फिर वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर नंबर तो उसके पास था ही मेरा। मैं फिर पाकिस्तान चला गया। 10-12 दिन रुक के घर पे मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि काम करना है तुझे, वीजे के लिए जो कोई बंदा रहे ना, तो उससे किसी से 8,000-10,000 ऐसा पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले लेकर, आधा मैं ले करूंगा और दोनों कमाऊंगा पैसा। देख ली, इसने खुद कबूला है कि इसने गद्दारी की है। दूसरे गद्दार का नाम है शहजाद। ये रामपुर यूपी का रहने वाला है। पेशे से ये ड्राइवर है। 2 बार ये पाकिस्तान गया, वहां जाके ये ISI के अधिकारों के संपर्क में आता है। ये बोलता है कि मैं तो जी पाकिस्तान जाता हूँ गरम मसाला लेने और कॉस्मेटिक्स लेने, और वो सामान मैं आके भारत में बेचता हूँ। बेसिकली काम इसने वही किया जो मोहम्मद तारिफ कर रहा था। इसने भी सिम कार्ड दिए पाकिस्तान हाई कमीशन को और अपना वीजा लगवाया, कमीशन खाई लोगों का वीजा लगवा के, और भारतीय सेना की जो सीक्रेट प्लान्स हैं वो इसने शेयर किए। तीसरा जो गद्दार है वो पकड़े गए पंजाब से। सुखबीर और करणबीर, ये दोनों पेशे से क्रिमिनल हैं और ड्रग डीलर भी हैं। कुछ महीने पहले जब पाकिस्तान से हीरोइन आई थी ना, इन्होंने पूरे पंजाब के अंदर वो सप्लाई की थी। उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया था ड्रग तस्करी के मामले के अंदर। जब इनको अरेस्ट किया गया तो ये जेल के अंदर एक और तस्कर के संपर्क में आए, और वो तस्कर के लिंक थे पाकिस्तान ISI से। तो पहलगाम अटैक के बाद इनको ये बोला गया ISI द्वारा कि हमें अपने एयरफोर्स की जितनी भी मूवमेंट्स है ना, उनकी वीडियो शेयर करो। इन्होंने सीक्रेट प्लान्स एयरफोर्स के शेयर किए। 3 मोबाइल इनके पास से बरामद हुआ है और एक फोन के अंदर पूरी डिटेल्स निकल के आई, जिससे इन्होंने एयरफोर्स की जितनी भी डिटेल्स थी वो ISI के साथ शेयर की हुई थी। चौथी सबसे बड़ी गद्दार, जिसका नाम है ज्योति मल्होत्रा, जो कि हिसार की रहने वाली है। ये कहने को ये यूट्यूबर है और इसका चैनल है ट्रैवल विद जो। कहा यह जाता है इसके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। अब ये ऐसी यूट्यूबर थी जिसको पाकिस्तान बड़ा पसंद था। ये हर 4 महीने में पाकिस्तान लौट जाती थी। इस साल तो ये पहलगाम गई है, फिर ये पाकिस्तान गई है, उसके बाद फिर अटैक हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर जब ये जाती थी, इसको मिलती थी VIP ट्रीटमेंट। ये बड़े बड़े वहां मंत्रियों से मिलती थी। मरियम नवाज तक का ये इंटरव्यू करती थी। ISI के अधिकारियों से मिलती थी। एक अधिकारी से वहां मिली जिसका नाम था मोहम्मद शबीर, और इसने उसके नाम को अपने फोन में फीड किया झूठे नाम से, जट रंधावा। इसकी जासूसी का सिलसिला शुरू होता है पाकिस्तान हाई कमीशन जो कि दिल्ली में बेस्ड है। ये वहां पे मिलती है दानिश नाम के व्यक्ति के साथ, जिसके लव जिहाद के चक्कर में फंसती है। इसके साथ बाली भी घूमने गया वो, और कई जगह भी घूमने गया। पहली बारी जब इसकी दानिश के साथ मुलाकात होती है ना, वही इसका वीजा लगवाता है, वही इसके रहने का इंतजाम करता है पाकिस्तान के अंदर। 2024 में चाइना भी जाती है और वहां भी महंगे महंगे होटलों में रुकती है जी। फ्लाइट में जब भी सफर करती है, फर्स्ट क्लास के अंदर सफर करती है। इसका आप यूट्यूब चैनल उठा लो, इसने सिर्फ ये दिखाया हुआ, देखो पाकिस्तान कितना बढ़िया है, यहाँ की ट्रेनें कितनी अच्छी हैं, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, यहाँ की सड़कें कितनी अच्छी हैं। जाने की यहाँ की पब्लिक, इंडियन पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना पाकिस्तान को लेके कि हमारा देश तो कुछ नहीं है, वो कुछ है, पाकिस्तानी है। ये ऐसी लांती की बच्ची है। पहलगाम अटैक के बाद इसका इंटरव्यू आया, बोला गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पे, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है। इतने आर्मी के, इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है
तो बहुत गलत चीज़ है और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई, वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। और किसी को सपना आ रहा है कि वहां पे फायरिंग होएगी, वहां पे कोई आतंकवादी हमला होने लगा है? तू कहीं जाएगी, तेरे पे अटैक होने लगेगा, तुझे सपना आएगा गोली चल रही है, बकवास कर रही है तू, ऊपर से कह रही है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की गलती है। तेरी और तेरे घर वाले दानिश की सारी प्लानिंग थी है, तू कैसे बोलेगी पाकिस्तान की गलती है? तू तो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को लेके बोलेगी, तो पब्लिक को लेके बोलेगी, तुझे शर्म नहीं आती? इसके अकाउंट खंगाले जाने चाहिए और सख्त से सख्त सजाओ, नीचे इसको भारत से भी उठा के बाहर फेंको। ऐसी गद्दार औरत के पैर इस धरती को लगेंगे ना तो ये धरती भी जो है वो अपवित्र होगी। 5वां नंबर का गद्दार है, उसका नाम है देवेंद्र ढिल्लो। वो भी पाकिस्तान गया एक दो बारी, उसकी भी मुलाकात होती है आईएसआई के अफसरों से, वहां पे वो एक औरत से मिलता है, खूबसूरत औरत से मिलता है, तो आईएसआई कहती है तू एक को छोड़ हम तेरी और औरतों से मुलाकात करवाएंगे और तुझे पैसे से भी सम्मानित करेंगे। वो भी औरत के और प्यार के चक्कर में अपने देश को बेच देता है। सिलसिला यही नहीं खत्म होता। नोमान सिक्योरिटी गार्ड जो कि किराना का रहने वाला और गिरफ्तार जो पानीपत से होता है, वो भी पैसे लेता है आईएसआई से और फौज की जितनी भी सीक्रेट प्लान्स हैं, एक्टिविटीज है, वो शेयर करता है आईएसआई को। गजाला नाम की औरत भी पंजाब से गिरफ्तार होती है, जिसने तो कबूल लिया मैंने 30,000 रुपए लिए हैं आईएसआई से भारत के सीक्रेट प्लान शेयर करने के लिए। बाकी दोस्तों ये इनका हाल है, ऐसे ऐसे नमक हराम बैठे हैं इस देश के अंदर, और ऐसे तो पता नहीं अब और कितने निकल के आएंगे। बांग्लादेशी और रोहिंग्या चलो वो तो बाहर के हैं, ये तो अपने हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है। पकड़ो, इनके ऊपर गद्दारी का केस लगाओ, इनको इस देश की जेल में भी मत रखो, इनको निकालो इस देश से और बाहर करो इनको। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना सरकार के इस फैसले के बारे में, जो धरपकड़ हो रही है भारत के अंदर और जो पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जाएंगे लिख के जाएंगे।